रियल लाइफ की कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी हैं जिनका अंत फिल्मों की तरह सुखमय और तालियों बटरने वाला कतई नहीं रहा। आज हम आपको देश की उस लव स्टोरी के बारे में बता रहे हैं जिनका अंत एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जफरुद्दीन 2 साल पहले सऊदी अरब से वापस आ गया और नोएडा में एक पावर प्लांट में नौकरी करने लगा। जफरुद्दीन पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसके साथ ही उसकी पत्नी शहनाज परवीन व 10 साल और 4 साल के 2 बेटे रहते थे। जफरुद्दीन की ससुराल पटना के फुलवारी शरीफ के करबला ताजनगर में थी। ससुराल के पास में ही उसने 2 वर्ष पूर्व अपने परिवार के लिए एक आलीशान मकान बनवा रखा था। 3 मई 2022 को ईद थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और इस बार जफरुद्दीन ने ईद पर अपने घर वालों के बीच मनाने का फैसला किया। इसलिए 1 मई को वह नोएडा से पटना अपने घर आ गया। घर काफ़ी समय से बंद था, इसलिए काफ़ी गंदा था। पहुंचते ही उसकी साफ सफाई की गई। देर शाम रोज़ा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन अपने बेटों के साथ बाजार खरीदारी करने के लिए गया। वापस लौटने पर सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खाया, फिर सभी लोग सोने चले गए। 2 मई की सुबह करीब 7 बजे ड्राइंग रूम में फर्श पर जफरुद्दीन की लाश पड़ी मिली। बड़ा बेटा अपने गांव गया जो कि पास में ही था और अपने पिता की लाश घर में पड़े होने की सूचना दी, जिसके बाद वहां गांव के लोग और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। संबंधित थाना फुलवारी शरीफ को घटना की सूचना दी गई। सूचना पाते ही थाना प्रभारी इकरार अहमद पुलिस टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए। ड्राइंग रूम में फर्श पर 40 वर्ष के जफरुद्दीन की लाश पड़ी थी। सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। पूरे फर्श पर खून ही खून था। लाश से कुछ दूरी पर खून से सना प्रेशर कुकर पड़ा था। हत्यारों ने जफरुद्दीन को ठिकाने लगाने के लिए घर में काम आने वाली उसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया था। थाना प्रभारी इकरार अहमद ने जफरुद्दीन की पत्नी शहनाज परवीन से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर सभी लोग सो गए थे। रात 3 बजे उसने कुछ आवाज़ें सुनी तो जाग गई। उठकर ड्राइंग रूम में गई तो वहाँ उसने अपने शौहर को 2 चोरों से भिड़ते हुए देखा। वह अपने पति को बचाने के लिए उन चोरों से भिड़ गई, जिस पर उन चोरों ने उसके गले की चेन निकाल ली और उसे कोई नशीली चीज़ सूंघा दी, जिससे वह बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया तो उसने अपने शौहर की लाश पड़ी देखी। दोनों बेटों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी तो सुबह 7 बजे आंखें खुली, रात में क्या हुआ उनको पता ही नहीं। जफरुद्दीन के घर में आने जाने का रास्ता एक ही था, फिर चोर कैसे घर में घुस गए? इस सवाल पर शहनाज ने कहा हो सकता है कि रात में मेन गेट खुला रह गया हो। घर का सारा सामान घर में मौजूद था। शहनाज अपने गले की चेन ले जाने की बात बार बार कर रही थी। चोर घर में घुसे और मकान मालिक की हत्या करने के बाद केवल एक चेन लेके गए, ये विश्वास करने वाली बात नहीं थी। मामला लूटपाट का नहीं है। थाना प्रभारी समझ चुके थे। पूरा मुआयना और पूछताछ के बाद उनका शक शहनाज परवीन पर था, लेकिन बिना सबूत उस पर आरोप नहीं डाल सकते थे। उन्होंने शहनाज का मोबाइल मांगा तो शहनाज ने बेखटक अपने शौहर का दिया हुआ आईफोन थाना प्रभारी अहमद को दे दिया। थाना प्रभारी इकरार अहमद ने उस मोबाइल को खंगाला तो कोई सबूत हाथ नहीं लगा। मोबाइल के कुछ नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो कोई भी खास जानकारी नहीं मिली। इसी बीच जफरुद्दीन के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से उनको पता चल गया कि जफरुद्दीन और शहनाज में अक्सर झगड़ा होता रहता था। उसकी वजह थी शहनाज का अफेयर, जिसकी वजह से जफरुद्दीन शहनाज को नोएडा में अपने साथ 4 साल से रखे हुए थे। 2 साल से शहनाज का पटना आना बिल्कुल बंद था। थाना प्रभारी अहमद ने दोबारा जफरुद्दीन के बेटे से पूछताछ की तो इस बार छोटे बेटे ने अपनी अम्मी के पास 2 मोबाइल होने की बात बताई। शहनाज ने दूसरे मोबाइल के बारे में पुलिस को बताया ही नहीं था। इस पर उन्होंने शहनाज पर दबाव डाला और दूसरी मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। उस मोबाइल में जो सिम कार्ड था वह कमाल उर्फ नन्हे के नाम पर था और उस नंबर से जिस फ़ोन नंबर पर बात की जाती थी वह नंबर भी नन्हे का था। यह जानकारी मिलने के बाद उन्हें मामला समझते देर न लगी। मामला प्रेम प्रसंग का था। इसके बाद 27 जून को थाना प्रभारी ने शहनाज प्रवीण और नन्हे उर्फ कमाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से जफरुद्दीन की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने उसकी हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई वह हैरान कर देने वाली निकली।
शहनाज जब कक्षा 6 में पढ़ रही थी उस समय उसकी उम्र 15 साल थी। उसी के साथ कमाल उर्फ नन्हे भी पढ़ता था। साथ पढ़ने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। यह दोस्ती समय के साथ गहरी होती गई। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना भाता था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करते थे। धीरे धीरे बात दोस्ती की सीमा से आगे निकलने लगी। यह बात दोनों महसूस भी करने लगे। वैसे तो दिल की हर बात बेहिचक एक दूसरे से कह देते थे, लेकिन अपनी चाहत की बात बताने में हिचक रहे थे। आंखों से साफ झलकने वाला प्यार जुबान से शब्दों के जरिए बाहर नहीं आ रहा था। प्यार करते हो तो उसे जताना भी होता है। यह बात दोनों जानते तो थे, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। इसी बेचैनी में एक दिन नन्हे की जुबान से प्यार के अनमोल शब्द बाहर आ जाते। उस दिन शहनाज और नन्हे कमरे में बैठे कोई रोमांटिक फिल्म देख रहे थे। उस फिल्म में भी हीरो हीरोइन की ठीक वैसी ही स्थिति थी जैसी शहनाज और नन्हे की थी। फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार के मीठे बोल बोलता है तो नन्हे भी अपने प्यार का इजहार करने को मचल उठता है। मौका भी था, दस्तूर भी था। उसने शहनाज का हाथ पकड़ा। शहनाज भी उसके हाथ पकड़ने से समझ गई कि आज नन्हे भी उससे अपने दिल की बात बता देगा। वह भी उस पल के लिए तैयार हो गई। जैसे ही फिल्म में प्यार का इजहार करके हीरो हीरोइन गले लगे, वैसे ही नन्हे ने शहनाज को अपने गले से लगा लिया। शहनाज एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी नन्हे के प्यार भरे मीठे बोल उसके कानों में रस घोलने लगे। आई लव यू शहनाज। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और तुम्हें पूरी जिंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्या तुम भी यही चाहते हो? क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? शहनाज का मुंह नन्हे की पीठ की तरफ था। शहनाज आंखें बंद किए नन्हे की प्यार भरी बातों का आनंद ले रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। नन्हे ने उससे पूछा और उसे खींचकर अपने से अलग किया तो शहनाज का चेहरा उसके सामने आ गया। उस समय उसके चेहरे पर हया के बादल साफ नजर आ रहे थे। आंखें झुकी हुई थी। यकायक शहनाज ने अपनी आंखें खोली और नन्हे की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो कब से तुम्हारी होने को व्याकुल थी, इंतजार में थी कि तुम न जाने किस दिन मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे और मेरे प्यार को कबूल करोगे। नन्हे, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। क्या तुम भी मेरी मोहब्बत को कबूल करते हो? तब नन्हे ने कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है, 1000 बार कबूल है। तुम्हारी मोहब्बत से ही मेरी यह जिंदगी है, मेरी यह जान है। यह सुनकर शहनाज नन्हे से लिपट गई। उनका प्यार इस कदर बढ़ा कि पूरे स्कूल में उनकी प्यार की चर्चा होने लगी। स्कूल प्रबंधन तक बात पहुंची तो दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद शहनाज घर में रहकर ही पढ़ाई करने लगी। दूसरी ओर नन्हे ने आगे की पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि बिजली मिस्त्री का काम सीखने लगा, जिससे जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर सके। उसने सोचा कि आमदनी होने लगेगी तो वह शहनाज से निकाह कर सकेगा। दूसरी ओर शहनाज के घर वाले शहनाज के इश्क की खबर लगने के बाद उसके लिए कोई अच्छा लड़का देखकर उसका निकाह करने की तैयारी में लग गए। जल्दी उनकी तलाश पूरी हो गई। शहनाज के घर वालों को शहनाज के लिए जफरुद्दीन पसंद आ गया। जफरुद्दीन लखीसराय का रहने वाला था। अच्छी नौकरी वाला लड़का मिल रहा था, अच्छा रिश्ता था। यह सोचकर घर वालों ने शहनाज का निकाह उससे तय कर दिया। शहनाज भला की खूबसूरत थी। शहनाज की खूबसूरती पर जफरुद्दीन लट्टू हो गया था। शहनाज को देखते ही जफरुद्दीन ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, जबकि शहनाज को जफरुद्दीन पसंद ही नहीं था। जफरुद्दीन मौलाना था। नापसंदगी का वजह यह भी थी, वैसे भी वह नन्हे से प्यार करती थी, उसी से निकाह करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में न चाहते हुए उसे जफरुद्दीन से निकाह करना पड़ा। निकाह के कुछ समय बाद जफरुद्दीन वापस सऊदी अरब चला गया। शहनाज मायके में ही रहने लगी। मायके में रहते हुए अपने प्रेमी नन्हे से मिलती रही। दोनों के बीच शारीरिक रिश्ते भी कायम रहे। कहने को वो जफरुद्दीन की पत्नी थी, लेकिन पत्नी की तरह नन्हे के साथ रहती थी। जफरुद्दीन साल में 1 महीने के लिए घर आता था। 1 महीने पति के साथ तो 11 महीने प्रेमी के साथ पत्नी के रूप में रहती थी शहनाज। समय के साथ शहनाज 2 बच्चों की मां बन गई। जफरुद्दीन ने शहनाज के मायके के पास ही एक आलीशान मकान बनवा लिया। इसी मकान में वह अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगी। शहनाज के साथ ही मकान में उसका प्रेमी नन्हे रहता था। नन्हे ने शहनाज से अपने संबंध के कारण ही विवाह नहीं किया था। वह पूरी तरह से अपने प्यार के लिए समर्पित था।
दोनों का इश्क आखिर कब तक छिपता। एक दिन फोन पे नन्हे से बात करते हुए जफरुद्दीन ने शहनाज को सुन लिया, जिसके बाद जफरुद्दीन और शहनाज में काफ़ी झगड़ा हुआ। वैसे शहनाज अपने बेटों को पट्टी पढ़ाए रखती थी, उनसे कहती थी कि उनके दो पिता हैं। प्रेमी नन्हे को अपने बेटों से अब्बू कहलवाती थी। छोटे बेटे को तो वह नन्हे का ही मानती थी। दूसरी ओर जब शहनाज की हकीकत जफरुद्दीन को पता लगी तो वह बेचैन रहने लगा। बात बढ़ते ही बढ़ते तलाक तक पहुंच गई। शहनाज उससे तलाक मांगने लगी, लेकिन जफरुद्दीन उसके लिए तैयार नहीं हुआ और इस सब को देखते हुए जफरुद्दीन ने अपनी सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर ली। 2 साल बीत जाने के बाद वह सोचने लगा कि शहनाज वक्त गुजरने के बाद नन्हे को भूल गई होगी, उससे न मिल पाने पर उसके संबंध टूट गए होंगे। यही सोचकर उसने पटना में ईद मनाने का मन बनाया था, लेकिन यह उसकी भूल थी और यह भूल उस पर कितनी भारी पड़ने वाली थी उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जफरुद्दीन के फैसले की जानकारी शहनाज को हुई तो वह खुश हो उठी। उसने फ़ोन पर नन्हे से बात की और कहा कि इस बार ईद पर जफरुद्दीन घर आ रहा है, उसे हर हाल में ठिकाने लगाना है, जिससे उसकी मौत के बाद दोनों एक साथ ज़िंदगी जी सकें। नन्हे खुश होते हुए इसके लिए तैयार हो गया। जब रात में रोज़ा इफ्तार के बाद जफरुद्दीन बेटे के साथ बाज़ार खरीदारी के लिए गया, इस बीच शहनाज ने प्रेमी नन्हे को बुलाकर अपने घर में छिपा लिया। जफरुद्दीन रात 11 बजे घर लौटा। सभी ने खाना खाया। इसके बाद शहनाज ने जफरुद्दीन से किसी बात को लेकर झगड़ा कर लिया, जिसके बाद जफरुद्दीन ड्राइंग रूम में सोने चला गया। उसके सोने के बाद रात 3 बजे शहनाज ने नन्हे को बाहर निकाला और घर में रखे प्रेशर कुकर को उठाया। फिर दोनों सोए हुए जफरुद्दीन के पास पहुंच गए। जफरुद्दीन अपनी मौत से बेखबर सो रहा था। नन्हे ने प्रेशर कुकर का एक 30 प्रहार जफरुद्दीन के सिर पर किया, जिससे जफरुद्दीन नीचे फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों बारी बारी से उस पर तब तक प्रहार करते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। आवाज़ सुनकर दोनों बेटे जाग गए, लेकिन शहनाज ने उनको ड्राइंग रूम तक आने नहीं दिया। उसने नन्हे के कपड़ों पर लगा खून साफ किया, फिर जल्दी सुबह नन्हे को घर से भेज दिया। और फिर जब पुलिस ने पूछताछ की तो शहनाज ने चोरों द्वारा लूटपाट के उद्देश्य से हत्या किए जाने की झूठी कहानी गढ़ दी। लेकिन मामले की स्क्रिप्ट काफ़ी कमज़ोर थी, जिससे पुलिस के सामने ठहर न सकी और दोनों पकड़े गए। पुलिस ने शहनाज और कमाल उर्फ नन्हे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें। अगर ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपको सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर सुननी है यह कमेंट करके ज़रूर बताएं।